यूसुफ साहब, आप मुसलसल इस बात के लिए लिखते भी रहे हैं और कहते रहे हैं कि जी जो टैक्स नेट है उसको बड़ा करना चाहिए, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं, ट्रेडर्स पर टैक्स लगाएं, मगर आप ये भी कहते रहे कि मरात याफ्ता तबके पर भी ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। आज हुकूमत ने जो पहले से टैक्स देते हैं और अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, मगर आपको लग रहा है कि ये दुरुस्त इकदाम है, जो हुकूमत को करना चाहिए था वही इसने किया है? देखिए, इस वक्त जो इक़दाम किया है ये तो आईएमएफ के प्रेशर में किया है और लेकिन ये वन टाइम टैक्स है, सुपर टैक्स। और हमारा जो प्रॉफिट्स हैं इस वक्त कंपनीज के, देखिए जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनके 2021 में जो प्रॉफिट्स थे वो 47% से बढ़े थे। और जो सेक्टर्स जो हैं उसके लिहाज से जो बैंकिंग सेक्टर है और ऑयल सेक्टर है और टेक्सटाइल्स जो हैं, ये फर्टिलाइजर, ये बेसिकली मोर देन 2/3 ऑफ द प्रॉफिट्स हैं और ये पहले ही बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी। तो ये कहना है कि इनके पे टैक्स लगाने से जो है वो बेरोजगारी पैदा हो जाएगी, मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब ये बात गलत कह रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है बैंकिंग इंडस्ट्री का, जो सबसे बड़ा है, जो 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट मार्जिन है दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इसलिए कि हमारा गवर्नमेंट डेट जो है उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हैं, हमारी जो कंज्यूमर डिपॉजिट्स पे रेट्स हैं वो कम है, तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ ये इमरजेंसी के तौर पे ये एकदम दुरुस्त है, लेकिन इनको जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है, और वो ये है कि एग्रीकल्चर जो 20% ऑफ द जीडीपी है और रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स जो भी तकरीबन 20% हैं पूरी हमारी कौमी पैदावार का, तकरीबन ये दोनों सेक्टर मिला के 40% है हमारी जीडीपी का, उन पे टैक्स कलेक्शन ना होने के बराबर है। उनसे ये कहना है कि सिर्फ उनसे फिक्स टैक्स लिया जाएगा, ये मैं समझता हूँ गलत बात है। ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि सारे जो लोग हैं, सारे जो सेक्टर्स हैं, उनको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, वरना हमारा मुल्क जो है वो इसके हालात जो है सुधर नहीं पाएंगे। इस वक्त बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, मैं आपको ये बताऊं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब गोल्ड को हटाकर, वो अभी भी चीन से जो आ जाएगा $2.3 बिलियन, उसके आने के बावजूद भी सिर्फ $6 बिलियन होंगे, जो एक महीने का भी इंपोर्ट कवर नहीं है। तो हालात जो हैं उससे मैं समझता हूं कहीं ज्यादा संगीन है, जिसको जो आमतौर पे बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो फेलियर है इस मौजूदा हुकूमत का, जो डेफिसिट में इजाफा हुआ है 200 अरब रुपए के, तो ये खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए कि जो पेट्रोल की प्राइसेस इनको पहले बढ़ानी चाहिए थी, उन्होंने देर से बढ़ाई हैं। दूसरी बात यह है कि जो आईएमएफ से बात हो रही है, इनको ज्यादा बेहतर तरीके से उनको एंटिसिपेट करना चाहिए था। आईएमएफ क्या चाहता है ये कोई सीक्रेट नहीं है, आईएमएफ किस तरह से डील करता है ये कोई सीक्रेट नहीं है। तो जब ये हो रहा था कि ये नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, इनको पहले ही से, जिस तरह होता है कि एक शेडो कैबिनेट होती है, शेडो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, पहले से ये इन इकदामात को वेल प्रिपेयर्ड कर देना चाहिए था। किस्तों में बजट आने का ये जाहिर करता है कि ये वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। हालांकि ये बार बार कहा गया था कि देखिए एनर्जी प्राइसेस जो हैं उसकी तरफ तवज्जो दें, ये बहुत बड़ा सोर्स है पूरे डिस्टेबलाइज करने का, ये नहीं किया गया। तो मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक इमरान खान साहब की हुकूमत ने गलत किया था, सब्सिडी रोल बैक की थी और प्रॉपरली एंटिसिपेट नहीं किया था, फिस्कल डेफिसिट में बड़ी मनी प्रिंटिंग करके गवर्नमेंट बोरोइंग को बढ़ा के महंगाई में कंट्रीब्यूट किया था, तो उसके बाद भी ये जो हुआ है, पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है इस साल तकरीबन 16% में से ड्रॉप हुआ है, उसमें 10% जो है सिर्फ पिछले 2 महीने में हुआ है। बिल्कुल सर, मईशत के प्रॉब्लम से मैं इस पर आने से पहले खुर्रम हुसैन साहब, आप भी मुसलसल जो इस मईशत के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उस पर लिखते रहे हैं। ये जो बहरान आया है काफ़ी टाइम पहले मैं देख रहा था कि आप बता रहे थे और ये कह रहे थे कि एक स्टॉर्म है जो आने वाला है, ये तूफ़ान मुआशी आने वाला है, और ये तूफ़ान पहले भी पाकिस्तान की मईशतों में जिस तरीके से आए एक्सटर्नल सेक्टर में वो आने वाला है। आपको लग रहा है जो इकदामात हैं ये काफ़ी हैं और दुरुस्त हैं जो आज किए गए और जो अचानक ये सुपर टैक्स अनाउंस किया गया?
हाँ, मेरे ख्याल में दुरुस्त तो है डेफिनेटली, क्योंकि मजबूरी थी इस किस्म का कोई स्टेप लेना था। जो रेवेन्यू रेज करने की कोशिश कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, और या तो वो गरीब से लेते या वो सैलरीड तबके से लेते। ये वाला टैक्स इन्होंने चॉइस की है कि ये अमीर तबके से और जो खासतौर पे बिग इंडस्ट्री है वहां से लेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही थी इनसे। और एक जो देखिए, हमारी मईशत ना ऊपर नीचे जितना जाती रही है पिछले 10 साल में, शाहजेब मैं आपको एक चीज बता दूं जो कांस्टेंट रही है, कि अगर आप लिस्टेड कंपनीज की एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी देखें, वो हर साल ऊपर ही जाती है, चाहे इकोनॉमी बूम कर रही हो या बस्ट कर रही हो। पिछले 10 सालों में आपको सिर्फ एक साल नजर आएगा जहां पे एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी लिस्टेड कंपनीज की एक्चुअली नीचे गई है, वो 2018 था, और वो भी थोड़ी सी नीचे गई है। उसके बाद से जिस तरह से इसने ऊपर जाना शुरू किया है, पिछला साल 2021 में ये रिकॉर्ड हाई 970 अरब रुपए से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए गए थे, और तब हमें बताया जा रहा था मुबारक हो, क्योंकि ये एक निशानी है कि मईशत वापस अपनी पटरी पे आ चुकी है। ऑफ कोर्स ये ऐसी कोई निशानी नहीं थी, ये निशानी सिर्फ ये थी कि इस मुल्क में एक इस टाइप की ग्रोथ पैदा की जा रही थी जिससे अमीर तबका जो है वो और ज्यादा अमीर होता चला जा रहा था, और गरीब तबका जो है वो देख रहा था कि ना उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं उसी हिसाब से, और जो सैलरी तबका है वो ये कह रहा था, और गरीब तबका ये देख रहा था कि उनकी वेजेस जो है वो तो इन्फ्लेशन से कम ग्रो कर रही थी, यानी कि रियल वेजेस नेगेटिव जा रही थी। तो अब अगर एक ऐसा पॉइंट आया है जहां गवर्नमेंट आके कह रही है कि ठीक है, आप अमीर लोगों ने पिछले सालों में बहुत पैसे कमा लिए हैं, हद से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, तारीख में जितने पैसे कमाए हैं उससे ज्यादा पैसे आपने 2021 में कमा लिए हैं। आज अगर मुल्क में मुश्किल फैसले करने हैं तो आप भी अपना बोझ आप उठाएं। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सच नुक्स निकालने वाली बात है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा इंक्रीज ही करती है, पिछले 10 सालों का आप डेटा निकाल के देख लें। और खुर्रम साहब, जो बातें फिर मिफ्ता इस्माइल साहब साथ में कह रहे हैं, जैसे चीन से खुर्रम साहब आया 2.3 अरब डॉलर, मगर उसके बावजूद हमारे रिजर्व्स तो बहुत ही कम है, मगर वो कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम बहाल होते ही इंतजाम है कि 21 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां, 10-12 अरब डॉलर का अगले साल का करंट अकाउंट खसारा, और 5-6 अरब डॉलर से हम जो टॉपअप भी कर लेंगे अपने रिजर्व्स को, वो 15-16 अरब डॉलर पर चले जाएंगे। आपको वाकई लग रहा है कि कोई डिफॉल्ट का खतरा, वो जो श्रीलंका वाली सिचुएशन का खतरा, वो टल चुका है पाकिस्तान से? शसीब, कोई 4 या 6 हफ्ते पहले तक मैं अपनी हर टीवी अपीयरेंसेस में कह रहा था कि खतरा पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के रास्ते पे जरूर चल रहा है, और खतरा है कि पाकिस्तान उस सिचुएशन में पहुंच सकता है। आज मैं कह सकता हूं, इनफैक्ट आज का पिछले 3-4 दिनों से मुझे फीलिंग है कि अब वो खतरा रिसीड कर रहा है। आई कांट से कि वी आर आउट ऑफ डेंजर, बट आई कैन डेफिनेटली से कि अब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, और ख़तरे के बजाय अब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मुश्किल फैसले कर लिए गए हैं, अब इन मुश्किल फैसलों की मुश्किल असरात जो आएंगे वो भी बर्दाश्त करने होंगे, स्टेट को भी, अवाम को भी, सनतकारों को भी स्पेशली। एंड लेकिन इन फैसलों की वजह से हम एक तबाही किस्म की सिचुएशन जो है उसको लग रहा है कि अवर्ट करने जा रहे हैं, और उसकी निशानी आपको नजर आ रही है। ये मैं आपको बता दूं, एक्सचेंज रेट में आप देख लें जो मूवमेंट हो रही है, वो उसकी एक निशानी है कि फाइनेंशियल मार्केट खुद ये चीज अब महसूस कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। यूसुफ साहब, आपको भी लग रहा है कि अब स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे हम, जो खतरा डिफॉल्ट के थे उससे बाहर निकल जाएंगे IMF के प्रोग्राम बहाल होते ही? मेरे ख्याल से मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से कि खतरा काफी कम होने जा रहा है। वो इसलिए कि IMF के बाद जो है ना सिर्फ दोस्त ममालिक से, बल्कि वर्ल्ड बैंक से भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी जो पाइपलाइन में है, वो भी जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो फंड जो हैं रिलीज होंगे। तो ये कहना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैं बहुत जिक्र सुनता हूं। देखिए, पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो जो है तकरीबन 80% के अराउंड है, श्रीलंका का 120% है। तो जमीन आसमान का फर्क है पाकिस्तान और श्रीलंका की सिचुएशन में। यकीनन हम बड़ी नाजुक पोजीशन में थे और हैं, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका हरगिज नहीं है। श्रीलंका की इकोनॉमी का दारोमदार जो था वो टूरिज्म पे था, वो 90% से कोलैप्स कर गए थे। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, टेक्सटाइल की खासतौर पे एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। हमारे साथ जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो एक तो ऑयल प्राइस की थी, और दूसरा हमारा फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम थी, जिसमें बेपनाह हमारा जो मनी क्रिएशन है उसमें इजाफा हुआ था। तो मैं समझता हूं कि अब जो है खतरा
कम हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल खतरा बिल्कुल खत्म हो गया है। ये बहुत डिपेंड करेगा कि ऑयल प्राइसेस कैसी चलती हैं, आईएमएफ के साथ फाइनली एग्रीमेंट कब होता है और किन फाइनल टर्म्स पे होता है, और दूसरे उसकी कितनी मुद्दत में जो दूसरे जो मल्टीलैटरल इदारे हैं वो अपना जो फंड जो है रिलीज करते हैं और देते हैं। अगर ये तमाम चीजें वक्त पर सही तरीके से खुश उसलूबी से होती हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे गिरना मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। जो सबसे अहम बात है वो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है, हमारे रुपए की कदर है, उसमें मैं बेहतरी देख रहा हूं, और उस लिहाज से कुछ जो है तकरीबन पिछले महीने के मुकाबले में, मैंने तो मार्च से पिछले साल अक्टूबर से कहा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्राइसिस, लेकिन अब मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत जो है बेहतरी आई है, और इन फैसलों की वजह से होपफुली पाकिस्तान जो है रुपए की कदर में स्टेबिलिटी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव होंगे, और तो थोड़ा बहुत देयर इज सिल्वर लाइनिंग। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी।